नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू। और चलिए जानते हैं कौन है वो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में महेश्वर में मोहन दरबार यानी कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पूरी कैबिनेट के साथ महेश्वर में रहे। महेश्वर में आज कई बड़े फैसले लिए गए। ये कैबिनेट की बैठक बड़ी ही खास थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसमें तमाम विकास कार्यों की जानकारी दी है, जिसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार से धार्मिक नगरियों में शराबबंदी को लागू किया जाएगा और किस प्रकार से तमाम विकास कार्यों की जानकारी भी उन्होंने दी है, जिसमें भोपाल में एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं 26 जनवरी पर भोपाल के लाल परेड मैदान में जो खास कार्यक्रम होगा, उसमें इस बार जो झांकी तैयार की गई है वो विरासत से विकास की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश के कदम, ये थीम है। इस थीम पर इस बार की झांकी आधारित है, जिसका प्रदर्शन 26 जनवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रायपुर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सीएम साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन प्रभारी और तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। प्रत्याशी चयन पर भी फैसला लिया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत बड़ी और अहम बताई जा रही है। EWS आरक्षण के मामले से आपको रूबरू करा देंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दरअसल एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि SC, ST और OBC वर्ग को EWS आरक्षण ना मिले। अब इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है और उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया है कि 2 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करें, ये सरकार के लिए कहा गया है। रायपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण पर आड़े हाथों लिया है। कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से धर्मांतरण बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे दावा भी किया कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर विदेशी फंडिंग आती है। हालांकि अब बाबा के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी हम देखेंगे। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महेश्वर में मौजूद रहे और महेश्वर में कैबिनेट की बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। और आपको अब हम आज के फैसलों की जानकारी भी बताते हैं और साथ ही साथ कौन से बड़े ऐसे फैसले जो इफेक्ट करेंगे, जिसमें धार्मिक नगरियों में शराबबंदी को एक पूरे प्रोसीजर के तहत चलाया जाएगा। मऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान। मंत्री अपने विभागों में तबादला कर सकते हैं, यानी कि अपने जो उनके विभाग के अधिकारी हैं उनका तबादला कर सकते हैं। भोपाल में 180 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण किया जाएगा, यानी कि एक और फ्लाईओवर भोपाल को मिलेगा। 25 से अधिक नीतियों को पास किया गया है और जिसमें किसानों के लिए भी कई बड़ी योजनाएं इसमें शामिल है। राज्य बढ़े, उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराबबंदी रहेगी। पन्ना, ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं,
कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। कुछ निर्णय और भी किए हैं, जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पे काम कर सके। ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी है, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। और हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जी भारत, कितनी खास ये कैबिनेट की बैठक रही और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है कि मां अहिल्या की 300वीं जयंती पर यह खास कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी। तो आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और इस बैठक के जरिए कई बड़े फैसले आज लिए गए, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे थे। और भोपाल में होने वाली इस बार की 26 जनवरी की जो परेड है वो बड़ी शानदार है। इसमें ऐतिहासिक झांकी भी शामिल है। झांकी की आपको मैं थीम बता देता हूं। झांकी में विरासत को भी समेटा गया है तो विकास को भी समेटा गया है। ये देखिए आप, ये है झांकी। इस झांकी में आपको मेट्रो भी दिखाई दे रही है और आपको प्रधानमंत्री आवास किस तरह से शहरी विकास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी पदक ला रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। जनजातीय कलाकारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, और ये बड़ी ऐतिहासिक झांकी है। भोपाल वासी इसका दीदार कर सकते हैं। देखिए बाबा महाकाल का मंदिर भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये प्रतिकृति आप देखिए, इस झांकी में बाबा महाकाल का मंदिर है। और ये जो नल जल योजना है, नल जल योजना सरकार की बहुत अहम योजना, ये भी दिखाई दे रही है। तो इसको नाम दिया गया है विरासत से विकास की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश के कदम। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि आखिर ये झांकी कह क्या रही है। भोपाल में गणतंत्र दिवस को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है और 26 जनवरी के दिन हम जानते हैं कि अलग अलग जिलों की और अलग अलग सरकारी विभागों की झांकियां जो है लाल परेड मैदान पर जो है वो दिखाई जाती है। और मैं तैयारियों को लेकर के आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की झांकी है, जहां बाबा महाकाल के नगरी को दर्शाया गया है और जो बाबा महाकाल का मंदिर है उसको यहाँ पर जो है झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा, क्योंकि धार्मिक पर्यटन में लगातार मध्य प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जो है उज्जैन से ही आते हैं, तो एक विशेष झांकी जो है यहाँ पर तैयार की गई है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा महाकाल की जो नगरी है उज्जैन में जिस तरीके से मंदिर है, ठीक उसी प्रकार की झांकी जो है यहाँ पर बनाई गई है। तो हॉकी के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में जो है मेडल लाने का काम किया है, आप देख सकते हैं ये ओलंपिक को लेकर के ये झांकी जो है वो तैयार की गई है। और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, ये झांकी जो है ठीक उसी प्रकार को दर्शाती है। इसके अलावा हम बात करें तो मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश, जिस तरीके से सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के तैयारी कर रही है, उसको लेकर भी जो है झांकियां तैयार की गई हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते। रायपुर में इस वक्त बीजेपी का महामंथन चल रहा है। ये महामंथन है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें प्रत्याशी चयन के साथ ही साथ किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल की रणनीति होगी। और आपको ये भी बता दें कि इस महामंथन में प्रदेश के मुखिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जो निकाय चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीते। और अगर हम बीता समय याद करते हैं यानी अतीत को देखते हैं तो अतीत कहता है कि भले ही कांग्रेस विपक्ष में रही हो लेकिन निकाय चुनाव में ऐसा क्या जादू है जो कांग्रेस का चलता है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, इस वक्त महामंथन की तस्वीरें क्या कह रही है, क्या अपडेट मिल रहा है, किस प्रकार से निकाय चुनाव पर मंथन कर रहे हैं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन सुबह 10:30 बजे से ही बड़ी बैठकों का दौर शुरू हुआ। संभाग स्तरीय कई बैठकें जो है खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई और अभी जो चल रही है वो चुनाव समिति की बैठक चल रही है। और तमाम चीज़ों को लेकर के जो एजेंडा तय किया गया था कि प्रत्याशियों को लेकर के अंतिम मुहर लगनी है, जो पैनल एक बनाया गया है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के जो पूरा एक खाका बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं अंतिम मुहर लगने की जो बात है वो आज इस मीटिंग में हो जाएगी। प्रत्याशियों की जो मुहर लगनी है, प्रत्याशी को जो ऐलान है वो भी इस मीटिंग के बाद कभी ना कभी जारी हो सकता है। और इस चीज़ को लेकर के जो समय है वो भी तय कर दिया गया है कि आज रात 8:30 बजे से लेकर के कल दोपहर 2 बजे तक में पहली लिस्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आ सकती है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो हैं सांसद रहे हैं, उन्होंने इस मीटिंग के बारे में ये बताया है और कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास के रूप में भी ये कहा है कि जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तमाम चुनावों में बीजेपी ने पहला कदम पहले प्रत्याशियों को घोषित किया था और जिसका फायदा भी आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं उनको मिला है। और इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में पहले प्रत्याशियों की घोषणा होगी और इस बार भी उनको फायदा मिलेगा, यानी कि कांग्रेस से पहले प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी करने की तैयारी कर चुकी है। और पूरी तैयारियां आज उस बैठक में इसके बाद अंतिम मुहर लगेगी, जो प्रत्याशियों का नाम होगा वो आला कमान तक जाएगा और वहां से जब शिवम नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल किए हैं और ये सवाल है EWS का जो आरक्षण होता है वो SC ST वर्ग और OBC वर्ग को न दिए जाने के मामले में सुनवाई की गई है और सरकार से ये कहा गया है कि आप इसे लेकर जवाब प्रस्तुत कीजिए। आपको 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। SC ST OBC को EWS आरक्षण न देने के मामले में ये दरअसल एक PIL थी, यानी कि जनहित याचिका, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इसे लेकर सवाल किया है कि एक साथ सुनवाई थी जो EWS आरक्षण से संबंधित हैं, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को 2 महीने पूर्व नोटिस जारी करके स्पेसिफिक रूप से पूछा था कि संविधान के आर्टिकल 15(6) और 16(6) में प्रावधान किया गया है कि इसका लाभ ईच कैटेगरी को दिया जाएगा। लेकिन जो आपने अधिसूचना जारी की है 2 जुलाई 2019, इसमें OBC, SC और ST को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि इनको EWS सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। तो इसमें माननीय न्यायालय द्वारा शासन से पूछा था कि भाई गरीब तो सभी जाति वर्गों में होते हैं, तो फिर इनको आप गरीबी EWS का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें आप जवाब दीजिए। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रतीक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजी प्रतीक, इस पूरे मामले में 2 हफ्ते का समय सरकार को दे दिया गया है जनहित याचिका पर। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बेहद पेचीदा मामला भी है, क्योंकि संसद से जब ये आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे हम EWS भी कहते हैं, गरीब श्रेणी के जितने भी लोग हैं उनके लिए आरक्षण लागू किया था। जैसे पूर्ण रूप से समानता भाषा में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की बात जो है प्राथमिक तौर पर सामने आई थी, लेकिन बाद में जब इसे सर्कुलेट किया गया, इसका विस्तारीकरण हुआ, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात जो है वो सामने आई और यही ज्वलंत मुद्दा जनहित याचिका में भी उठाया गया है कि आखिर ST SC OBC वर्ग के लोगों को आखिर EWS आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो संभवतः क्योंकि कानूनी ये मसला भी है, पेचीदगी भी इसमें काफी ज्यादा है, तो कानूनी व्याख्यान जो है इस पूरे मामले में जरूरी है। आगामी दिनों में सुनवाई नियत की गई। जी चलिए, शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रायपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मांतरण के सवाल पर काफी आग बबूला हो गए। धर्मांतरण को लेकर बाबा बागेश्वर का दावा यह है
कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, और ये भी कहा है कि धर्मांतरण जिस तरह से हो रहा है इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में विदेशी फंडिंग भी प्राप्त हो रही है। अब ये बड़ा आरोप है कि कई जिलों में विदेशी फंडिंग आ रही है। आप बाबा बागेश्वर को सुनिए इस मुद्दे पर कह क्या रहे हैं वो। जो बस्तर आदि क्षेत्र हैं और हमारे मध्य प्रदेश में मंडला आदि जिला बालाघाट जिले हैं जहां पर बहुत प्रायोजित तरीके से विदेशी फंडिंग को पहुंचाया जाता है, और उड़ीसा के कुछ सुंदरनगर जिलों के कनेक्टिविटियों के द्वारा कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट चर्च भी है जसपुर में, जो बहुत व्यापक तरीके से लालच दे करके, झूठ मूठ के प्रलोभन दिखा करके या झूठी मूठी ट्रक दिखा करके हमारे भोले भाले हिंदू आदिवासी परिवार के लोग जो जल जंगल और जीवन पर आधारित हैं, प्रकृति मित्र हैं, उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं बस्तर को लेकर, मंडला को लेकर, यानी जहां पर ट्राइबल एरिया है, आदिवासी भाई बहन निवास करते हैं, ये वो एरिया है। इसे समझना होगा। दोनों ही सरकारों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आदिवासी एरिया में किस प्रकार से आप धर्मांतरण को रोकेंगे। और ये धर्मांतरण प्रलोभन वाला धर्मांतरण होता है, जिसमें आदिवासी लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, पद का लालच दिया जाता है और उनको धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो बाबा का कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी राय भी रखी है। बाकायदा नाम लेकर बताया है कि इन इन जिलों में विदेशी फंडिंग हो रही है, इस वजह से धर्मांतरण बढ़ रहा है। ये बात भी बाबा बागेश्वर कहते नजर आए। और चलिए अब आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जानकारी सामने आई है, वो आपको क्रमबद्ध बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये बजट सत्र होगा। इसमें 24 फरवरी से 21 मार्च का ये बजट सत्र है, यानी तकरीबन इसको आप एक माह का कह सकते हैं, एक माह के आसपास 17 बैठकों वाले बजट सत्र में पेश होगा वार्षिक बजट 2025-26। विधि विधायिका के दर्जनों कार्य बजट सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ विधेयक वार्षिक रिपोर्ट के सदन में पेश भी किया जाएगा। तो बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी है। और छत्तीसगढ़ के हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा इस बड़ी खबर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश जी, अधिसूचना जारी हो चुकी है, 24 फरवरी से 21 मार्च तक ये अहम बजट सत्र का आयोजन होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आपने सही कहा कि बेहद ही ये अहम सत्र होगा, क्योंकि न केवल इस 2 महीने के खर्चे के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा, बल्कि सरकार के विजन को प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जब विधानसभा के पटल पे बजट लाया जाएगा, उस बजट के पन्नों में जैसे जैसे वित्त मंत्री उस बजट के पन्ने को पढ़ेंगे, वैसे वैसे सरकार के आगामी न केवल 1 साल बल्कि 4 साल के विजन का वहां पे व्याख्यान होगा कि सरकार किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है, सरकार विकास की गति को किस ओर ले जाना चाहती है, नए उद्यमी या नए उद्योग क्या करना चाहती है, या क्या कुछ प्रमुख तौर पे राज्य के विकास को गति देने के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ किया जाना है। और सबसे बड़ी बात ये विवेक जी, जो पिछला बजट सत्र हमें याद है कि जब नई नई सरकार बनी थी, उस वक्त जब ये बजट पेश किया गया था, उसके बाद कहा गया था कि 1 साल तक, मतलब जो ये वित्तीय वर्ष बीत रहा है, इस 1 साल के कार्यों को बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद बजट वित्तीय सुधार की ओर छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ेगा। तो ये जो बजट सत्र होगा, जिसमें बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा, न केवल विकास के लिए राज्य की विकास गति को बढ़ाने के लिए, बल्कि वित्तीय सुधार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक नए विधेयक को लाने की बात कही जा रही है। जिस धर्मांतरण को लेकर लगातार विवेक जी छत्तीसगढ़ में बवाल होता जा रहा है, उस धर्मांतरण के लिए कठोर कानून भी संभवतः इस बजट सत्र में आ जाए, जिसकी भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भी तकरीबन
4-5 नए विधेयक होंगे जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के समापन के साथ बजट आएगा तो जितने भी आयोग है, जितने भी विभाग है, उनके जो है वार्षिक प्रतिवेदन है वो पटल पे रखे जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट रखा जाएगा। तो कुल मिला के बेहद ही महत्वपूर्ण ये 17 बैठकों वाला सत्र होगा, जिसकी अधिसूचना आज जारी कर दी गई। 24 फरवरी वो तारीख है जब बजट सत्र की शुरुआत होगी और 21 मार्च तक ये चलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा। अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।